नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, बिहार टीचर, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का सभी प्रश्नों का क्लास 8 वीडियो देखेंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और पूछा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है, 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। तो ये सही है, ठीक है। 1791 में के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था, ये सही है। फ्रांस की नेशनल असेंबली के बारे में ये पूछा जा रहा है। फिर नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ये भी सही है। तीसरा क्या है, ये 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, ये गलत है। क्योंकि फ्रांस का जो नेशनल असेंबली के बारे में देखिए, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उसमें क्या था, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही वोट देते थे जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सभी लोग का नहीं था। जो मतलब टैक्स चुकाता था 3 दिन के मजदूरी के बराबर, उसी लोग को वोट देने का अधिकार था। यानी कि 3 वाला गलत है, यानी 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बात आई है फ्रांस की। तो फ्रांस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके संभावित प्रश्न है, तो उसको यहाँ पर देखते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है, वो पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। अच्छा, ओलंपिक 2024 ये कहाँ होगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ओलंपिक 2020 जो टोक्यो में हुआ था, और ओलंपिक 2024 कहाँ होगा, पेरिस में होगा, ठीक है। और करेंट अफेयर में एक क्वेश्चन याद रखना है कि 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस जो हुआ था, ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, है ना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी याद रखना आपको। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति का जनक कौन था, तो जीन जैक्स रूसो था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जीन जैक्स रूसो, ठीक है। ये याद रखना है, फ्रांसीसी क्रांति का जनक था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1789, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखना है, ये हमेशा रिपीट होता है। अच्छा, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो है फुटबॉल। और फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम है मार्सिले, है ना। फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम क्या है, मार्सिले, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है कि फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम है मार्सिले, ये सही है, ठीक है। इसे याद रखना है। फ्रांस का नाम जो राष्ट्रगान का नाम है वो क्या है, मार्सिले है। और दूसरा क्या है, यह गीत पहली बार स्वयं सेबियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया, ठीक है। बाकी फ्रांस के बारे में आपको बता ही दिए, है ना, पहले क्वेश्चन में ही। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी यहाँ देखिए, जैसे जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था, तो वो फ्रांस ही था। जीएसटी फ्रांस में 1954 में ही लागू हो गया था। भारत में कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था ना। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अच्छा, भारत ने जो राफेल लड़ाकू विमान था वो किस देश से खरीदा था, तो फ्रांस से ही खरीदा था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें विचार करना है कि कौन, आगे क्या पूछा है, इनमें से ये 3 कथन दिया हुआ, ठीक है। और इसमें पूछा है सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो 78 का कथन देखते हैं। पहला क्या है कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। यूरोपीय समाजवाद के बारे में पूछा जा रहा है कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, ये सही है, ठीक है। फिर एक कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है, ये भी सही है। तीसरा है, मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ये भी सही है।
जो मार्क्स का मानना था क्या है कि औद्योगिक समाज जो है वो पूंजीवादी समाज है, ये भी सही है, यानी कि तीनों कथन इसका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78 का आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 और 3, ये तीनों सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पर आया था मार्क्स। मार्क्स के बारे में 2 क्वेश्चन याद रखना है आपको। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे, और दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो खूनी रविवार के बारे में और पूछा है, 2 कथन दिया है, पूछा सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है, यह घटना 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा था। तो ये गलत है। खूनी रविवार की घटना जो है ना, ये 1905 में घटा था। ठीक है, 1905 में खूनी रविवार की घटना हुआ था। और इससे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस वर्ष को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है, तो 1905 को खूनी रविवार के रूप में इस वर्ष को माना जाता है। ठीक है, 1905 में ये घटना हुआ था, लेकिन यहाँ लिखा क्या 1917, तो ये गलत है। दूसरा क्या, मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, ये सही है। ठीक है, खूनी रविवार के संबंध में ये सही है। तो इसका आंसर क्या है, केवल 2 सही है। तो सत्य कथन का चयन करें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या ध्यान रखना है कि खूनी रविवार की घटना 1905 में हुआ था, रूस में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। और किस वर्ष को खूनी रविवार के रूप में माना जाता है, तो 1905 को हुआ था। ठीक है, अच्छा 1905 में और क्या क्या घटना हुआ, ठीक है, तो उसको रिलेट अगर करते हैं, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जिसे बंगभंग आंदोलन भी कहा जाता है, यानी कि बंगभंग आंदोलन कब हुआ, 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी, तो डॉब्स योजना बनाया था, है ना। इसका आंसर है डॉब्स योजना, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और बात है जर्मनी की, तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, जर्मनी के थे। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन, और जर्मनी के मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हर सेट में एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक का प्रश्न सब्जेक्ट वाइज सिस्टमेटिक ढंग से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए, है ना। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप इस बुक को पढ़िए, है ना। क्योंकि जितने भी एग्जाम होता है उसमें एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए अगर इस बुक को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, सभी क्वेश्चन को दिया हुआ है टोटल 17 सेट में। ठीक है, और हर सेट में लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है ना, उस ये करंट अफेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, इसको भी पढ़ लेते हैं। करंट अफेयर दिया हुआ है, लास्ट के 20 क्वेश्चन हर सेट में करंट अफेयर का है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अब, यानी करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, लास्ट 100 तक जो रहेगा, 81 से 100 तक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला क्या है कि इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है, ये सही है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संदर्भ में क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, ये सही है। ठीक है, तो पूछा कौन सही है, तो केवल एक ही सही है, बाकी तीनों गलत है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का और याद रखना है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो है एम जगदीश कुमार, है ना, एम जगदीश कुमार है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अभी कौन है, तो वह अभय कुमार सिंह है। ठीक है, अब विश्वविद्यालय की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, उसे रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय किसे माना जाता है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की, जो कि वो वर्तमान पाकिस्तान में है। अच्छा, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि नालंदा में है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का है, तो भागलपुर में है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और कि भारत का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, किसने ध्वस्त किया था? तो वो किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। तो आपको याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों को नष्ट किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। अब इसे याद रहे आपको और कभी भूले नहीं, तो आपको याद ऐसे रखना है कि जो पटना से पीछे जो बख्तियारपुर स्टेशन है, ये बख्तियार खिलजी के नाम पर ही रखा गया, बख्तियारपुर स्टेशन। ठीक है, बख्तियारपुर जंक्शन है, ये बख्तियार खिलजी के नाम पे ही रखा गया। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो मुंगेर में है, ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? तो बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है कि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, इसका आंसर ए है। इसे याद ऐसे रिलेट कर लीजिए, बायो इमेजिंग, बायो यानी जैविक, इमेजिंग यानी छवि, है ना, छवियों का संग्रहित और साझा करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, है ना, DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो काउंटर ड्रोन सिस्टम के बारे में पूछा है और आगे क्या पूछा है, पहले इसको देखते हैं। लास्ट में पूछा गया ऊपर दिए कितने कथन सही है। ठीक है, तो पहला क्या है कि यह पूरी तरह से, काउंटर ड्रोन के बारे में पूछा है, यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। ये कथन सही है। ठीक है, काउंटर ड्रोन के बारे में, है ना, काउंटर ड्रोन सिस्टम में क्या है, ये पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और निष्क्रिय करना शामिल है। तो कथन एक वाला ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना, ये गलत है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, सिंपल, कि यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग होता है, ये सही है। और इसके बारे में ये वाला सही है कि जो जिसमें ड्रोन क्या कर रहा है, ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और निष्क्रिय करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि 1 और 3 इसमें सही है, 2 गलत है। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है कि ऊपर दिए गए कथन कितने सही है? तो सही तो है 1 और 3। ठीक है, तो ऑप्शन में 1 और 3 नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो कितने कथन सही हैं? तो इसमें क्या होगा मालूम, यहाँ पर होना चाहिए था कितने कथन असत्य है, कितने कथन असत्य है, ये गलत है। तो हो जाएगा इसका आंसर केवल 2, है ना, केवल 2 गलत है। ठीक है, कितने कथन असत्य है, असत्य होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 असत्य है, बाकी 1 और 3 इसमें सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, DRDO के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। DRDO, है ना, इसका तो फुल फॉर्म पहले याद रखना है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, है DRDO दिल्ली, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली, डी से DRDO, डी से दिल्ली याद रख लीजिएगा। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान करती है। ठीक है, ये सही है।
ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 में हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान करती है, ये सही है। दूसरा क्या है, धारा 106 के 2 को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है, ये गलत है, ठीक है। केवल इसका एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, केवल एक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत है ना। किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो वो है किसका मालूम? चावल का, ठीक है, याद रखना है चावल का। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो वो चावल है। बिहार का भी मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो वो चावल ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है चीन, दूसरे नंबर पर है भारत। और सर्वाधिक चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। अच्छा, सर्वाधिक गन्ना का उत्पादक कौन है, तो वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गन्ना और गेहूँ ये दोनों में है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है मालूम? धान के खेत से उत्सर्जित होने वाला गैस कौन सा है, तो वो है मीथेन, है ना, CH4 मीथेन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पूछा क्या है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला क्या है, यह तकनीकी नवाचार पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। किसके बारे में? विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में पूछा है कि यह तकनीकी नवाचार पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या मालूम? विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य मैंने कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है ना। इसमें किस किस योजना को शामिल किया गया है? आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और PM गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल योजना, ये सब शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है, ठीक है, तो ये वाला गलत है। दूसरा क्या है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल योजना पर फोकस किया जा रहा है, ये सही है, ठीक है। इसमें है ना आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना है और दीनदयाल योजना इसमें शामिल है। तो इसका आंसर ये 2 हो जाएगा, केवल 2 इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ऊपर दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर चुनें, ठीक है। तो इसमें सही पूछा कौन सा है? 3 कथन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन, इसमें पूछा सही कौन है, किसके बारे में? भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के संदर्भ में कितने कथन सही है? तो इसमें पहला क्या है मालूम? पहला है कि भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों में प्रवेश करने वाले छात्रों की संख्या से है। तो ये गलत है, क्योंकि अल्पसंख्यक का मतलब क्या मालूम? अल्पसंख्यक चरित्र का मतलब है कि एक ऐसी संस्था जिसे भारत के संविधान परिभाषित धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रबंधित किया गया है, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में नहीं है, इसमें क्या है कि ऐसी संस्था के बारे में परिभाषित किया गया कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित या प्रतिबंधित किया गया है। इसका मतलब ये होता है ना अल्पसंख्यक चरित्र का मतलब, ठीक है, यानी कि पहला गलत है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, ये भी गलत हो जाता है। और किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है
तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है, ये भी गलत है। तो पूछा कितने सही है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है, कोई नहीं। ठीक है, बस ध्यान रखना ये कि अल्पसंख्यक चरित्र का मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था जिसे भारत के संविधान द्वारा परिभाषित धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित या प्रबंधित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो इसमें देखिए मोटा मोटी क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन सिंपल है। देखिए इसमें पूछा है कि जैसे संयुक्त यूएनओ हो गया, या तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो गया, या तो विशेष एजेंसी हो गया, यानी कि विदेशी मामलों में जो कोई भी प्रश्न होता है उस पर सलाह देने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में, द हेग। ठीक है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होता है, और कितने वर्षों के लिए होता है? तो उसका कार्यकाल होता है 9 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और करेंट अफेयर का बहुत सारा क्वेश्चन है ना आपको इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, और करेंट का अफेयर का आपको कुछ क्वेश्चन और भी है जो महत्वपूर्ण है, आप इस पर अपलोड करेंगे तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिसमें हम सेलेक्टेड करंट अफेयर को उसमें शामिल करेंगे, और जो कि आने की पूरी संभावना हो वो सभी सेलेक्टेड एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ही उसमें अपलोड करेंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा, है ना, उड़ान ड्यूटी समय सीमा यानी FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उद्देश्य है कि चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। ये सही है। ठीक है, जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में इसका उद्देश्य जो है यही है कि चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना आपको, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मॉन्ट्रियल, है ना, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है मालूम? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तवांग मठ कहाँ है? तो तवांग मठ है ना, एक बौद्ध मठ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि अक्सर चीन और भारत में जब थोड़ा विवाद होती है तो तवांग मठ के पास होता है, ये ध्यान रखना है। तवांग घाटी के पास होता है, तो तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? KT पटनायक, है ना, KT पटनायक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो लगातार चौथी बार है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है ना, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। मुद्रा का नाम क्या है? टका है। अच्छा, भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वो बांग्लादेश ही है। सर्वाधिक जूट उत्पादक देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। और संप्रीति सैन्य अभ्यास किस देश के साथ है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, संप्रीति को रिलेट कर लेना कैसे? संपत्ति से। संपत्ति, बांग्ला एक संपत्ति है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये मिला पेंच टाइगर रिजर्व को। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, ये याद रखना है,
पेंच टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र वाला पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है। अब एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये महाराष्ट्र वाला पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क का खिताब इसे मिला है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इसकी। काजीरंगा राष्ट्रीय ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व या तो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? असम में है। और नामदफा कहाँ है? ये है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या तो और बाघ अभयारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग भी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या है? पहला क्या है? यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सही है, ठीक है। इसमें क्या है? पहला क्या है ऑप्शन में कि यह लचीली स्पेक्ट्रम किसके बारे में? दूर संचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। ये सही है। दूसरा है अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। ये भी सही है। इसका 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। और तीसरा में क्या है? अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां देने से रोकता है जिससे नागरिक को गोपनीयता सुरक्षित रहती है। ये गलत है। इसमें क्या? अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां देता है, ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण सूचना शक्तियां देता है, देने से रोकता नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि इसका 3 गलत है, 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला क्या है कि स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। तो ये सही है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में ये सही है। दूसरा क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। फिर तीसरा क्या? स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOHUA द्वारा कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया जाता है। ये सही है, ठीक है। 1 और 3 इसमें सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1 और 3 इसमें सही है, ठीक है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण से करंट अफेयर में याद रखना क्या? 2024 में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो इंदौर को, है ना। इंदौर लगातार कई बार मतलब लगता है 6 बार है ना लगातार, यही इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है सूरत, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, है ना, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से पहला क्या है? गठबंधन का लक्ष्य, कौन सा गठबंधन? ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। ये गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा क्या है? यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है, ये भी सही है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFAI में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र है, ये भी सही है। यानी इसका तीनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ याद रखना है, एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र अप्रैल 2022 में चालू किया गया? तो असम के जोरहाट में किया गया था, ठीक है, याद रखना है। किस राज्य में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया?
तो असम के जोरहट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 कि निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करें। 4 कथन दिया हुआ है और पूछा है कि किस फसल के लिए उपर्युक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, किस फसल के लिए। ठीक है, और उपर्युक्त जलवायु के बारे में कैसे कैसे दिया है कि पहला क्या है कि इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ध्यान क्या रखना है, 4 फसल दिया है, जौ, दाल, गेहूँ और चना। ये चारों में से किसके लिए ये चारों कथन सही है। तो पहला क्या है, इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरा, आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर आता है और इसे तटस्थ पीएच वाली अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। तीसरा, यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। तो ये कथन, ये चारों किसके बारे में मालूम, ये दाल के में सटीक है ये। ठीक है, दाल की फसल के लिए ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाल के लिए। ठीक है, अच्छा, दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा मालूम, तो वो है मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या है कि ISTEM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है, ये सही है। ठीक है, ISTEM क्या है, ये भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। दूसरा है क्या, ISTEM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र द्वारा शुरू की गई समावेश परियोजना एक कल्याण पहल है जहां समुदाय सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, एक राष्ट्रीय पोर्टल है, राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक इसका सही है। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये ONGC द्वारा संचालित किया जा रहा है ना, ONGC द्वारा है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है ना, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। और ये क्या है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC क्या एक महारत्न कंपनी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन ये कहाँ किया है, तो ये नासिक में किया है, नासिक है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ठीक है, बहुराष्ट्रीय ये सैन्य अभ्यास है, अभ्यास मिलन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, नौसेना अभ्यास जो है सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सभी अति महत्वपूर्ण जो सैन्य अभ्यास है आपको याद रखना है। ठीक है, आप याद किए होंगे तो एक बार यहाँ पर रिवीजन करते हैं। ठीक है, जैसे तर्कस, ये सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ है, तो तर्कस जो है ये भारत और अमेरिका के साथ है। ठीक है, तर्कस, ठीक है, भारत और अमेरिका के साथ है। भारत और अमेरिका के साथ 4 सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो उसको यहाँ पर सब साथ में देखते हैं। जैसे एक तर्कस हो गया, फिर एक टाइगर ट्रम्प और एक सी डिफेंडर्स और वज्र प्रहार, ये चारों भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है। फिर समझिए, तर्कस, टाइगर ट्रम्प, सी डिफेंडर्स और वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास है। ध्यान से सुनना है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया। एक है लमितीय सैन्य अभ्यास किसके साथ है, देखिए सबके साथ भारत तो रहेगा, बस किस देश के साथ है भारत के साथ उसको ध्यान रखना है। तो लमितीय जो है, लमितीय ये भारत और किसके बीच है, सेशेल्स के बीच है, भारत और सेशेल्स के बीच है लमितीय। और एक है समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच है। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच है। भारत और मलेशिया के बीच एक और है, कौन है, तो हरिमऊ है ना, हरिमऊ शक्ति भी भारत और मलेशिया के बीच है। ठीक है, इसे याद ऐसे रिलेट कर लीजिए। देखिए, लक्ष्मण ये भी भगवान का नाम हो गया, और हरिमऊ, हरि
भगवान हो गया। तो हरिमऊ, लक्ष्मण और हरिमऊ शक्ति ये दोनों मलेशिया के साथ है। लक्ष्मण और हरिमऊ शक्ति मलेशिया के साथ है। धर्म गार्जियन किसके बीच है? भारत और जापान के बीच है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच है। और एक है जाइमेक्स, जाइमेक्स किसके साथ है? भारत और, यहाँ ये रिलेट करना है जे से जापान, ठीक, भारत और जापान के बीच है। जाइमेक्स हो गया भारत और जापान के बीच, और धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के बीच है। अच्छा, एक है सदा तनसिक, ये सब नया है, याद रखना है। सदा तनसिक, सदा तनसिक ये सैन्य अभ्यास किसके बीच है? सदा तनसिक जो है ये भारत और सऊदी अरब के बीच है। सदा तनसिक सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच है। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किसके बीच है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच है। भारत और UAE के बीच है डेजर्ट साइक्लोन। और एक है साइक्लोन, साइक्लोन सिर्फ पूछे तो वह भारत और मिस्र के बीच है। देखिए डेजर्ट साइक्लोन ये नाम में थोड़ा बड़ा है, तो भारत किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात नाम में बड़ा है। साइक्लोन ये छोटा है, तो भारत और मिस्र के साथ, मिस्र भी छोटा है, तो ऐसे रिलेट करके कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो साइक्लोन हो गया भारत और मिस्र के बीच। एक है विन वेक्स, है ना, विन वेक्स, विन वेक्स, तो इसे नाम से ही इसे याद रखना है। विन से यहाँ से याद रखना है, वियतनाम के साथ है, भारत और वियतनाम के साथ है, ठीक है। विन वेक्स भारत और वियतनाम के साथ है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ है। और आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा हिंद किसके साथ है? तो नाम से ही स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, आस्ट्रा हिंद। फिर है ओस इंडेक्स, ओस इंडेक्स, ठीक है, तो इस भी नाम से याद रखना है। ओस से ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से ना, ओस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। और आस्ट्रा हिंद भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। खंजर किसके साथ है? भारत और किर्गिस्तान के साथ है। एक है सिम्बेक्स, सिम्बेक्स नाम से याद रखना है। सिम्बेक्स किसके साथ हो सकता है? तो ये दिमाग तुरंत लगा के आंसर टिक कर देना, सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के साथ है, ठीक है। संप्रीति और एक है बोंगो सागर, ये दोनों भारत और बांग्लादेश के साथ है। संप्रीति को रिलेट करना संपत्ति से, यानी कि बांग्लादेश को रिलेट करिए बंगला, है ना, गाड़ी बंगला होता है ना, बंगला क्या एक संपत्ति है, ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। संप्रीति जब भी आएगा दिमाग में आ जाएगा संपत्ति, है ना, संप्रीति को रिलेट करना संपत्ति से, है ना। संपत्ति क्या है? एक बांग्ला क्या एक संपत्ति, यानी बांग्लादेश के साथ है। एक बोंगो सागर, तो बोंगो से नाम से ही स्पष्ट है, बोंगो से कर देंगे क्या? बांग्लादेश। बोंगो सागर जो है ये भारत और बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक है नोमाडिक एलिफेंट, नोमाडिक एलिफेंट किसके साथ है? तो भारत और मंगोलिया के बीच है। नोमाडिक एलिफेंट जो सैन्य अभ्यास है भारत और मंगोलिया के बीच है। नोमाडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच है। एक है काजिंद, काजिंद सैन्य अभ्यास किसके साथ है? तो इसे भी याद रखना है, नाम से ही याद रहेगा, जैसे काजिंद आए कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान के साथ है, भारत और कजाकिस्तान के साथ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 2 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।